नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी से सरकार का इनकार, विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने पर जोर। संसद में उठा पाकिस्तान से एनएसए स्तर की बातचीत का मुद्दा, कांग्रेस का आरोप, संसद और विपक्ष की हुई अनदेखी। बीजेपी ने कहा गुरुवार को सदन में सुषमा स्वराज देंगी बयान। चेक बाउंस निपटान में अब होगी आसानी, राज्यसभा से संबंधित बिल पारित, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सोनिया राहुल की संबंध से बचने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस देगी चुनौती। और टेस्ट मैच में भारत की सबसे बड़ी जीत, सीरीज पर 3-0 से कब्जा, 9 साल बाद विदेशी जमीन पर दक्षिण अफ्रीका की हार। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मधेसी समुदाय को न्याय मिले। राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने नेपाल संकट के जल्द समाधान पर जोर दिया। राज्यसभा में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया। उन्होंने नेपाल के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए किसी भी तरह की नाकेबंदी से साफ इनकार किया। 11,206 ट्रक खड़ा है, आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मधेसी नाकेबंदी करके बैठे हैं। पीछे हम उसे लौटने नहीं देते। क्यों नहीं लौटने देते? इसलिए नहीं लौटने देते कि अगर कल को तुरंत नाकेबंदी खुल गई तो फिर से तुम वापस आओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यही खड़े रहो ताकि नाकेबंदी खुले और तुम अंदर चले जाओ। इससे पहले सदन में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत जेडीयू सांसद पवन कुमार वर्मा ने की। उन्होंने नेपाल संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मधेसियों की मांग उनके अधिकारों को लेकर है। कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ भारत का बेटी और रोटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सालों पुराने हैं। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने नेपाल सरकार और मधेसी नेताओं के बीच बातचीत पर जोर दिया। मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली जो मधेसी लोग हैं उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए। We share the language, we share Nepali, we share Hindi, we share all sorts of relationships. रोटी बेटी का कहते हैं जो, we share economic relationships, we share our religious, Pashupatinath is there, Lumbini is there. So two of the great world religions, Hinduism and Buddhism, are both flourishing in Nepal and in India. वहीं एसपी सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा का जिक्र किया। वहीं बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने भी नेपाल संकट के तुरंत खत्म करने की बात कही। भारतवर्ष एक के लिए तो सभी बराबर है। भारतवर्ष तो कभी कह नहीं सकता है कि हम मधेश को मदद कर रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए इस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। जब सब कुछ कॉन्फिडेंस में चल रहा था तो अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि संविधान में वो प्रावधान जो नेपाल के भले के लिए थे, हम सबके भले के लिए थे, बदल दिए गए। और यहां तक कि जो स्पेशल एनवॉइस गया है सितंबर में, उसकी बात भी नहीं मानी गई। टीएमसी, एआईएडीएमके और बीजेपी सांसदों ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई। बीएसपी सांसद सलीम अंसारी ने नेपाल को अहम पड़ोसी बताया। वहीं सीपीएम सांसद टीके रंगराजन ने सरकार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजने की बात कही। एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। Our foreign policy, which is very strong and is built around a national consensus, and everybody admired the visit of our external affairs minister and our Prime Minister to Nepal, and the amount of support, that admiration that came from all major political leaders of Nepal after Prime Minister's statesman-like speech in Nepalese parliament. All those gains have been lost. Why? So with this, I once again emphasize, India should not interfere in neighbors' problems. We can do it with a
our diplomatic relation with the establishment, and we must send a delegation, all-party delegation to Nepal. That must be considered. सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत नेपाल सीमा पर बुलाए ताकि भारत पर लग रहे आरोपों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। There is a perception, maybe Sushma ji will say, India is not behind such disruptions, India is not behind such blockade, it is not India which is responsible for this. But there is a perception. If that is so, I request the government, you allow international media, national media to go to our borders and report to the world what is truth. नेपाल में मौजूदा संकट नए संविधान को लागू करने के बाद से शुरू हुआ है। मधेशी समुदाय संविधान में उचित जगह नहीं मिलने से नाराज है। नाराज मधेशी समुदाय के लोग पिछले करीब 3 महीने से भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में ईंधन पदार्थों समेत दूसरे सामानों की भारी किल्लत हो गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और न्यूज़ रूम से अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, तमाम इफ एंड बट्स हैं, लेकिन सबसे अहम जो सवाल ये है कि फॉर्मूला इस वक्त क्या है इससे समाधान को लेकर? सरकार की सूर आगे बढ़ती दिख रही है। देखिए कविंदर, फार्मूला तो ऐसे नहीं कहा जा सकता क्या फार्मूला है, लेकिन इधर के दिनों में जो डेवलपमेंट आपको दिखेंगे, कमल थापा जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 2 बार भारत आ चुके हैं। उसके अलावा मधेसी लीडर भी कल से दिल्ली में हैं और उन्होंने भी सुषमा स्वराज सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। तो जो एक संभावना बन रही है अगले 6-7 दिनों के अंदर कि नेपाल की सरकार को कोई घोषणा करनी पड़ेगी, और वह घोषणा शायद यह करनी पड़ेगी, इस रूप में बातें बनती दिख रही हैं, या हो सकता है कि सुशील कोइराला ने जो 2 अमेंडमेंट पेश किए थे, जब सुशील कोइराला नेपाल का संविधान घोषित होने के बाद भी कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में 2 अमेंडमेंट घोषित किए थे। एक था सोशल जस्टिस से जुड़ा मामला, मतलब नौकरियों में एक रिजर्वेशन जैसा एक मामला था, और दूसरा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो 45% सीट्स को अभी के संविधान में कहा गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जबकि अंतरिम संविधान में 58% प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। अगर ये 2 अमेंडमेंट सुशील कोइराला ने पेश किए थे, अगर ये 2 अमेंडमेंट पर घोषणा करती है नई सरकार, केपी ओली शर्मा की सरकार, तो संभवतः नेपाल के मधेसी लोगों में यह एक आशा की किरण जगेगी कि आगे आने वाले दिनों में जो सिटीजनशिप का मामला है, उस मामले पर भी सरकार आगे बढ़ेगी। तो 3-4 महीने का वक्त मिलेगा जिसमें कि मधेसी नेता को शांत रखा जा सकता है, और यह जो ब्लॉकेड उन्होंने खड़ा कर रखा है, उस ब्लॉकेड को दूर किया जा सकता है। जी, शुक्रिया अखिलेश, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और डीबी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, एनसीपी के राज्यसभा से सांसद हैं। डीबी त्रिपाठी, आप स्वागत है आपका। असल में जिस तरीके से रिश्ते हुए और जो आज सदन में चर्चा भी हुई कि अचानक ऐसा क्या जिसके चलते, जिसे हम कहते थे कि बहुत एक गाढ़ी दोस्ती है, वो अचानक इस कदर इस तरह की आ गई कि अब सीधे आरोप प्रत्यारोप पर मामला आ गया। देखिए, हमारे यहाँ सदन में जो चर्चा हुई आज राज्यसभा में, उसमें एक तरह से व्यापक आम सहमति थी। बड़े अच्छे वातावरण में चर्चा हुई। एक सदस्य को छोड़कर किसी ने नहीं कहा कि भारत ने नाकेबंदी की है, लेकिन सभी ने ये प्रश्न उठाया कि ये परसेप्शन किस तरह नेपाल में बना कि भारत ने किया है, जबकि उनकी आंतरिक समस्याओं के कारण, मधेशियों के आंदोलन के कारण ऐसा हुआ। लेकिन परसेप्शन ये बन गया, और इस तरह की जो हॉस्टिलिटी, जो इस तरह का विरोध, वैमनस्य बल्कि नेपाल के अंदर पैदा किया गया, वो क्यों हुआ? क्या उसमें कूटनीति की सफलता है, असफलता है, या हमारा एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण न होने की समस्या है नेपाल के संबंधों के साथ? ये प्रश्न सभी वक्ताओं ने उठाए। सरकार की तरफ से भी सुषमा जी ने सबका जवाब देते हुए बहुत ही कायदे से जो नेपाली जनता को कष्ट हो रहा है उसका भी जिक्र किया, और एक आम सहमति राज्यसभा के इस बहस में बनी कि नेपाल की समस्याओं का निदान एक सार्वभौम देश के रूप में नेपाल की सरकार ही कर सकती है, उसमें हम उनका सहयोग कर सकते हैं। जी, क्या ऐसा लगता है डीपी साहब कि जिस तरीके से हालात नेपाल के अंदर हैं और वहाँ पर उन हालात से जो वर्तमान सरकार है वो उस तेज़ी के साथ निकल नहीं पा रही, या उसमें इस तरीके से फंस चुकी है कि वहाँ पर भारत पर आरोप देके एक, मैं कहूँ कि जो जनमानस का रुख है उसको मोड़ने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे शरारती तत्व, कुछ ऐसी लोग हैं जो शायद रिश्तों को ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं?
बहुत से शरारती लोग भी हैं। और देखिए, ये जो वास्तविकता है उसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ चीन ही नहीं है, उत्तर में चीन है, और अब हिमालय उस तरह अभेद्य नहीं रहा। आखिर लासा से काठमांडू तक रेल लाइन बनाने की योजना पर दस्तखत हो चुके हैं, काम नहीं शुरू हुआ है। फिर चीन ही नहीं, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद है, काफ़ी मुस्तैदी के साथ, ख़ास तौर से चूंकि बॉर्डर खुला हुआ है 1800 किलोमीटर का नेपाल और भारत के बीच में जी। तो पाकिस्तान की ISI वहाँ बहुत से उपद्रवी तत्वों को प्रमोट कर रही है बॉर्डर पर। तो ये सारी वास्तविकताएं हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। उसके साथ ये भी जानना है कि कोई स्थिति ऐसी नहीं पैदा होनी चाहिए कि नेपाल की आम जनता को कष्ट हो। जो मुख्य प्रश्न मैंने उठाया वो बड़ी मानवीय त्रासदी का प्रश्न है। यूनिसेफ ने, ये कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है, 30 नवंबर को जारी की काठमांडू में, जिसमें कहा उन्होंने कि 30 लाख बच्चे जो 5 साल की उम्र के नीचे हैं, उनकी जान खतरे में है, उनको बहुत असाध्य रोग हो सकते हैं, खास तौर से इस कड़कड़ाती ठंड जो अब शुरू हो गई है, वो बड़ी मुश्किल है उनके लिए, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि खाना नहीं है, दवाएं नहीं हैं, फ्यूल नहीं है, वैक्सीन्स नहीं हैं। तो ये जो मानवीय घटना, फिर 2 लाख से ज़्यादा परिवार अभी भी अस्थायी शेल्टर्स में रह रहे हैं भूकंप के बाद। और जो मनोवैज्ञानिक त्रासदी पहाड़ के लोगों पे है वो बहुत घनीभूत होती जा रही है और क्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सरकार का कहना है, जो मैं कहूँ कि एक कड़वी सच्चाई ये भी है DB त्रिपाठी साहब, क्योंकि नेपाल को बहुत करीब से समझते हैं, वहाँ के मसलों को, सार्वभौमिक देश जिस तरीके के हालात हैं कि बड़ी जनसंख्या जो कि नए संविधान से नाराज़ हैं, अपने हकों को लेकर शायद वो आशंकित है, ऐसे में भारत जैसा पड़ोसी देश, उसके सामने विकल्प क्या है ऐसे मसले पर? देखिए, विकल्प यही है, इसमें भी मैंने कहा ना, आज अपने भाषण में भी मैंने कहा, जो और वक्ताओं ने जिसकी चर्चा नहीं की, जैसे ये कहना मैं सही नहीं मानता कि मधेसियों को कोई बड़ा पद मिल ही नहीं सकता। पहली बार जब मोनार्की हटी, राजतंत्र हटा, गणतंत्र आया, तो पहला चुना हुआ राष्ट्रपति नेपाल का वो मधेसी डॉक्टर रामवरण यादव। तो आप ये देखिए, उसके अलावा सभी जो वहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, एमाले हो, चाहे वो माओवादी हो, सबके उच्च राजनीतिक पदों पर मधेश से आए हुए लोग हैं। पिछली बार यही पार्टियां 116 में से मधेश के, हाँ, सिर्फ ये जो मधेसी पार्टियां हैं उनके तो सिर्फ 11 जीते सीधे चुनाव में, बाकी तो सारी सीटें यही तीनों पार्टियों में गई, खासतौर से नेपाली कांग्रेस को गई। तो क्या संविधान को लेकर दिग्भ्रमित भी किया गया है? निश्चित तौर पर दिग्भ्रमित किया गया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो ये हुई कि 8 साल तक अंतरिम संविधान में जो अधिकार मधेश के लोगों को दिया गया था, वो संविधान बनाते समय गायब कर दिया। अगर वो न होता तो संभव है कि एक दिन के लिए भी आंदोलन न होता। इसीलिए एक अच्छी बात नेपाल में ये हो रही है कि बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि 50 से ज़्यादा मधेसी मारे जा चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, 1000 से ऊपर घायल हुए हैं, बहुत से लोग विकलांग हो गए हैं। इस तरह का संघर्ष 113 दिन से जारी वहाँ चल रहा है। 113 दिन हो गया जी। और इसके कारण नेपाल की और जनता को काठमांडू घाटी में बहुत तकलीफ हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से अखिलेश बता रहे थे कि त्रिपाठी साहब, और जो प्रयास हो रहे हैं कि, और सरकार ने जो संकेत भी दिए वहाँ पर कि शायद बहुत जल्द कोई एक हल निकले, यानी कि जो 2 अहम अमेंडमेंट थे मधेशियों को लेकर, वो शायद शामिल करने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया DB त्रिपाठी जी इस पूरे अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बैंकॉक में हुई NSS स्तरीय वार्ता। अजित डोभाल से मिले नासिर खान जांजुआ। आतंकवाद, कश्मीर और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा।
पाकिस्तान दौरे पर जाएंगी सुषमा स्वराज। क्या भारत पाकिस्तान रिश्तों को मिलेगी नई दिशा? देखिए देश देशांतर भारत पाकिस्तान वार्ता आज रात 8:30 बजे। संसद सत्र के दौरान बैंकॉक में भारत पाक एनएसएस स्तर की बातचीत को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल की मांग की। उधर बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान दौरे से लौटने के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में जवाब देंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का मसला सोमवार को संसद में उठा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने इस बारे में सदन और विपक्ष को भरोसे में नहीं लिए जाने पर सरकार की आलोचना की। We would demand that the government takes the parliament into confidence and the prime minister shares as to what has been the understanding reached between him and Prime Minister Nawaz Sharif for the government now to move forward. जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने भी पाकिस्तान पर सरकार की नीति को ढुलमुल करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सरकार के सामने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल करने की मांग रखी। Discussion covered peace and security, all right, but sir, terrorism in Jammu and Kashmir. What do you mean by that? कि मंत्री महोदय कश्मीर पर भी अपनी सरकार की पॉलिसी डिक्लेयर करें। आम भी जा रहे हैं, साड़ियाँ भी आ रही हैं, इसके अलावा एनएसए भी मिल रहे हैं, तो दोनों क्रिकेट टीमों को क्यों नहीं मिलने जा रहा? उनको भी मिलने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसी पे क्यों सब आफत मची हुई? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर बयान देंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये भरोसा जताया। जहाँ तक सवाल है जिन इश्यूज को आपने कहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद जाएंगी। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सम्मेलन में भी भाग लेंगी। सुषमा स्वराज सम्मेलन के इतर शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ बातचीत भी करेंगी। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और नसीर खान जानजुआ के बीच रविवार को बैंकॉक में करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों के बीच शांति, सुरक्षा, आतंकवाद समेत जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर सद्भावपूर्ण माहौल बनाने पर चर्चा हुई। ये वार्ता भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच नवंबर में पेरिस में हुई मुलाकात में बनी सहमति के बाद हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे में अब आसानी होगी। राज्यसभा में आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल को पास कर दिया गया। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मांग के बाद सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, चेक बाउंस के मामलों से जुड़े नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक को ऊपरी सदन की मंजूरी मिल गई। बिल में संशोधन के तहत चेक बाउंस के मामलों में अब उसी क्षेत्र में कानूनी दावा किया जा सकता है जहां भुगतान के लिए चेक को बैंक में पेश किया गया हो। इससे लाखों लोगों को दावे के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. That the bill as amended is passed. इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कई सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। तो शिवन जब सब लोकपाल तय करेगा तो फिर ये जो बिल हमसे पास करा रहे बिल का औचित्य क्या रह गया? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? It is quite clear to me that the balance between the objectives of curbing corruption in high places and the need to ensure certain protections to people wrongly charged is missing in this bill. सदस्यों के सुझाव से सरकार ने भी सहमति जताई, जिसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने चर्चा रोककर सरकार से बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव लाने को कहा। If the members believe that this requires to be reconsidered or sent to the select committee,
we have an open mind. I am suspending the discussion, deferring the discussion now, say for an hour or so. After that, the government should move a motion to send it to select committee with the members of the select committee after due consultation with the political parties and come. उस समय इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल कैद करने जैसे कई अहम प्रावधान हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के दलित विरोधी टिप्पणी पर आज कांग्रेस ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने वीके सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। हरियाणा में दलित परिवार के 2 बच्चों की मौत पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आज संसद परिसर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर वीके सिंह पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस चाहती है कि वीके सिंह को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से बाहर करें। ऐसे मंत्रिमंडल में इस तरह का मंत्री नहीं होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बात करे, जो दलितों के खिलाफ बात करे। लिहाजा आज हमारी जो यहाँ धरना था वो इसीलिए था कि वीके सिंह जी को तुरंत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से हटा देने चाहिए। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वीके सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वीके सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और उनको वो पूरे संविधान की मर्यादा रखते हैं। वीके सिंह ने किसी पर आक्षेप नहीं किया है। वीके सिंह ने व्यक्तिगत तौर से बताया था कि इस प्रकार की उन्होंने कोई बात नहीं कही है। उधर दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट से वीके सिंह को इस मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट ने एफआईआर की अर्जी को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई और सीवीसी को लोकपाल के तहत लाना चाहिए। समिति ने दोनों एजेंसियों के एंटी करप्शन विंग के एकीकरण का सुझाव दिया है। समिति ने लोकपाल के तहत विशेष अदालत की मांग को गैर जरूरी बताया। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने ज्यादा काम होने का हवाला देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के एकीकरण करने, साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल को सीधे तौर पर अधीन लाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि मौजूदा कानून में सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। We want to have a vertical architecture and single window concept by which any person, any complaint against the public servant, they can go and approach the Lokpal and the system will start work. पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि लोकपाल के तहत विशेष अदालत बनाने की जरूरत नहीं। For everything will be decided first whether the case can be pursued further, whether the charge sheet can be filed or it can be dropped. These are the things to be decided by the bench. Therefore, we are suggesting that let us have single system. स्थायी समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपनी ये रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति लोक सेवकों की तरफ से संपत्ति और देनदारी की घोषणा करने के पक्ष में भी नहीं है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। याचिका में जारी समन को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद दोनों नेताओं को अब कोर्ट में पेश होना होगा। कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कानूनी ढंग से, कानूनी तौर पे, कानूनी दलीलों के आधार पर इसमें अनेक विविध कानूनी खामियां हैं। पिछले 1.5 वर्ष से प्राथमिक दृष्टि से उन खामियों को समझा गया और मजिस्ट्रेट के निर्णय को गलत माना गया प्राथमिक दृष्टि से, इसलिए आंतरिक स्टे दिया गया था। हम इसको कानूनी चुनौती देने वाले हैं। कानूनी चुनौती का क्या परिणाम होता है उससे अवगत आपको कल कराएंगे, अन्यथा कानून सबके लिए समान है। दिल्ली टेस्ट में जीत के साथ भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 9 साल के बाद विदेशी जमीन पर दक्षिण अफ्रीका को सीरीज हार के लिए मजबूर किया।
भारत इस जीत के साथ ही आईसीसी रैंकिंग में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। आखिरी टेस्ट के 5वें दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से हरा दिया। ये भारत के टेस्ट मैचों में रन अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। 481 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम महज 143 रन ही बना सकी। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे प्लेयर ऑफ द मैच और पूरी सीरीज में खतरनाक गेंदबाजी करने वाले स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। अनंतनाग में आतंकवादियों ने श्रीनगर से जम्मू जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हुए हैं। आईएसआई को खुफिया जानकारी देने के आरोपी बीएसएफ जवान अब्दुल रशीद और 3 अन्य की पुलिस रिमांड 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जम्मू के राजौरी से गिरफ्तार राशिद को 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया था। सफाई के मामले में एनजीटी ने सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक की सफाई की अनदेखी करने पर रेलवे पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर रविवार को इवन और ऑड दोनों ही नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली में 1 जनवरी से इवन ऑड फार्मूला लागू होना है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक गोदाम में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग सिलेंडर फटने से लगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नकली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और 11 से ज्यादा लोग बीमार हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। हिमाचल की मंडी में नेशनल हाईवे 21 पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद इसे बंद करना पड़ा। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के पहले कारोबार दिन शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 108 अंक गिरकर 25,530 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 17 अंकों की गिरावट के साथ 77,065 पर बंद हुआ। कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन को पक्षाघात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एबी वर्धन 92 साल के हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव को आपातकालीन विंग में रखा गया है। आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का आज ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे बीडी शर्मा का रविवार को देहांत हुआ था।